गुड न्यूज़ प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं और हम विश्वास रखते हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि सारे विषयों के पेपर बहुत ही बेहतर ढंग से सरलीकृत भाषा में आए थे। तो इसी क्रम में अब बिना देर किए हुए, चूँकि सेमेस्टर में विलम्ब हो गया, अब आप लोग आइए आज हम चर्चा करा लेते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में किन किन विषयों को कितने कितने मार्कों में विभाजन किया गया है, इसकी जानकारी। जैसा कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में 7 पेपरों का आपने अध्ययन किया, लेकिन इस सेमेस्टर में आपको 8 विषय पढ़ने हैं। वहाँ अंग्रेजी विषय पढ़ना था, यहाँ अंग्रेजी आपको अब नहीं पढ़ना है, संस्कृत विषय पढ़ना है। तो आइए देख लेते हैं कि सिलेबस में कौन कौन से सैद्धांतिक पेपर हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, कितने मार्कों का विभाजन किया गया है। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला जो पेपर है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का, वो है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। पहले पेपर का नाम है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। यह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पहला सैद्धांतिक पेपर है जो 50 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो नए नए शिक्षा में परिवर्तन, क्रांतियाँ, नए नए आयाम खोजे जा रहे हैं। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे कि शैक्षिक मूल्यांकन क्या होता है, क्रियात्मक शोध और नवाचार में कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। अब दूसरा पेपर जो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, यह भी पेपर 50 नंबर का। कितने नंबर का? 50। तो ये दोनों पेपर सैद्धांतिक पेपर हैं थर्ड सेमेस्टर में। समावेशी शिक्षा में बालकों में किस प्रकार से समावेशन कराया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो पिछड़ापन बालक हो, चाहे प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे विकलांग बालक हो, चाहे विशिष्ट बालक हो, समस्त प्रकार के बालकों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमताओं का अध्ययन समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। ये दूसरा जो पेपर है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और यूपी टेट की दृष्टि से तमाम सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो समावेशी शिक्षा भी 50 नंबर का। अब आइए अगला देख लेते हैं, अगला पेपर कौन सा है? तीसरा पेपर है विज्ञान शिक्षण। कौन शिक्षण? विज्ञान शिक्षण। विज्ञान शिक्षण 25 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 25 नंबर का। विज्ञान शिक्षण के बाद फिर अब आते हैं चौथा पेपर गणित शिक्षण। कौन शिक्षण? गणित शिक्षण। यह भी पेपर 25 नंबर का विभाजन किया गया है। देखिए, जितने भी पेपरों के अंकों का विभाजन हम बता रहे हैं, 25 तो थियरी होगा, 25 आंतरिक मूल्यांकन से आपको अंक मिलते हैं। यहाँ जैसे 50 नंबर का थियरी देंगे तो 50 नंबर आंतरिक मूल्यांकन से आपके भरे जाएंगे। फिर पांचवा पेपर सामाजिक अध्ययन। कौन सा पेपर? सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होता है, यह हर सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन आपको पढ़ना होता है, और ये होता है 50 नंबर। कितने नंबर का? 50 नंबर। सैद्धांतिक पेपर हर सेमेस्टर में बदल दिए जाते हैं।
जबकि विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन एक कंटिन्यूटी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के चौथे सेमेस्टर तक आपको अध्ययन करना होता है। फिर 60वां पेपर है हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिंदी शिक्षण भी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर तक आपको अध्ययन करना होता है। तो हिंदी शिक्षण भी 25 अंक का थियरी होगा और 25 आंतरिक मूल्यांकन होगा। फिर आपका 7वां पेपर होगा कंप्यूटर शिक्षण। कौन शिक्षण? कंप्यूटर शिक्षण भी आपका होगा 25 नंबर का। कितने नंबर का? 25 नंबर का। 25 थियरी होगा, 25 आंतरिक। और 8वां पेपर संस्कृत शिक्षण। कौन शिक्षण? संस्कृत। ये संस्कृत और कंप्यूटर चलायमान हैं, ये क्रमशः बदलते रहते हैं। संस्कृत शिक्षण यह भी होगा 25 नंबर का थियरी होगा, 25 आपके आंतरिक से नंबर भरे जाते हैं। तो इस तरह से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर को 8 पेपरों में विभाजन किया गया है। 2 पेपर सैद्धांतिक होंगे, बाकी 6 पेपर आपके व्यवहारिक शिक्षण के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं हम जिस विषय वस्तु को आज बृहद रूप में लेकर के आए हैं वो है विज्ञान शिक्षण। तो विज्ञान शिक्षण की जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। तो आइए देख लेते हैं कि विज्ञान शिक्षण में कितने यूनिटों में बांटा गया। तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान यूनिट को 9 यूनिट में बांटा गया है। अब हम देखते हैं कि किन किन यूनिटों में क्या क्या विभाजन है, कैसे किन विषय वस्तु को रखा गया है, उसका अध्ययन कर लेते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहेगा कि जैसे ही आपके टीचिंग के 4 महीने पूर्ण हो जाते हैं, आपको इंटर्नशिप में भेज दिया जाता है। तो इंटर्नशिप में 100 नंबर आप प्राथमिक स्कूलों से लाते हैं और 100 नंबर आंतरिक स्कूल जहाँ से आप प्रशिक्षण मिलता है वहाँ से भरे जाते हैं। इस तरह से बीटीसी में अंकों का विभाजन है। तो अब देखते हैं विज्ञान शिक्षण। तो विज्ञान शिक्षण में अभी हमने कहा कि 9 यूनिटों में विभाजन किया गया। कितने में? 9। देखिए विषय वस्तु दिखा रहा होगा। विज्ञान शिक्षण पहला है दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों मिलकर के मानव के जीवन को आसान और सुगम बना दिया है। तो विज्ञान किसे कहते हैं ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो आपकी ज़रूरत है प्रौद्योगिकी। विज्ञान के नियमों एवं अनुसंसाधनों का जो मानव हित में प्रयोग किया जा रहा है उसे प्रौद्योगिकी कहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मानव के जीवन को आसान बना दिया, चाहे वो परिवहन के क्षेत्र में आप देखेंगे, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में, मनोरंजन, उद्योग, कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, आधुनिक या दूरस्थ शिक्षा, यानी मानव समाज को प्रौद्योगिकी से लाभ भी हुआ है, प्रौद्योगिकी से हानियां भी हुई हैं। प्रौद्योगिकी से लाभ हुआ है और प्रौद्योगिकी से लाभ। तो पहले यूनिट में दैनिक जीवन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानव समाज को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लाभ और हानियां क्या होती हैं, इसका अध्ययन आप पहले यूनिट में करेंगे। ठीक। अब आइए दूसरे यूनिट में दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र। यहाँ दिया हुआ है दाब एवं वैज्ञानिक यंत्र। तो दाब किसे कहते हैं ये जानना होगा। और वैज्ञानिक यंत्र में जैसे पास्कल का नियम, वायुमंडलीय दाब, दैनिक जीवन में प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र, भौतिकी एवं तकनीकी यंत्रों का आपको अध्ययन करना होगा दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र वाले यूनिट में। इसमें करना होगा दाब एवं वैज्ञानिक यंत्रों वाले में आपको अध्ययन करना होगा। अब अगला
दिया हुआ है जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक कार्यों में विविधता। यहाँ देखिए दो चीजें दिया हुआ है, जीव जंतु। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जीव, जो बड़े होंगे वो जंतु। तो जीव जंतुओं के जो बाह्य एवं आंतरिक, उनकी बाह्य संरचना क्या होगी और उनके आंतरिक भागों के कार्यों की विवेचना, विविधता आपको इस यूनिट में पढ़ना हो। इस यूनिट में फिर अगले यूनिट में दिया हुआ है सूक्ष्म जीवों की संरचना, उपयोगिता, दोस्त, दुश्मन, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण। तो सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी संरचना क्या है, इनकी उपयोगिता क्या होती है और सूक्ष्म जीवों से लाभ क्या होते हैं। ये दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। और सूक्ष्म जीवों के द्वारा या भोजन को परिरक्षण करने के कौन कौन से उपाय हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिससे भोजन को कुछ समय के लिए बेहतर ढंग से बचाया जा सके। तो ये आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीवों की दुनिया, उनकी संरचना क्या है, उनकी उपयोगिता क्या है, सूक्ष्म जीवों को दोस्त या दुश्मन, और भोज्य पदार्थों का परिरक्षण कैसे किया जाता है, जैसे फलों का, अनाजों का, सिरका, अचार, मुरब्बा, जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं इनको कैसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाए, उसकी विधि, उसका अध्ययन इस यूनिट में करते हैं। फिर अगला दिया हुआ है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं ब्रह्मांड में जीवों के विलुप्तीकरण। तो प्राकृतिक संपदा का अर्थ है जो प्रकृति का खजाना है, उसका संरक्षण हम कैसे करें, या उस खजाने में प्रकृति को जो मानव छेड़छाड़ कर रहा है, जीवों के विलुप्ति जो कारण है, चिंता का विषय है, इसका अध्ययन करेंगे कि ब्रह्मांड में जीवों का जो विलुप्तीकरण हो रहा है इनको कैसे बचाया जाए, जिससे कि मानव का जीवन सुगम और आसान बना करके लंबे समय तक चला देना। क्योंकि बड़ा चिंता का विषय है कि जीवों का विलुप्त होना, इसके ठीक पीछे मानव जिम्मेदार है। क्योंकि मानव को आज तात्कालिक लाभ है, आवश्यकता है, तो अपने लाभ की आवश्यकता के लिए मानव लगातार वनों की कटाई कर रहा है। तो जब वनों की कटाई होगी उसमें जो रहने वाले जीव हैं, चूंकि जीव जंतुओं का जो आवास है वो वन है, जंगल है, झाड़ियां हैं, तो इनके जब आवास को काटा जाएगा तो निश्चित तौर पर इनका विलुप्तीकरण होगा, और उसमें एक जिम्मेदार और है, मानव इन जीव जंतुओं का शिकार भी कर रहा है। अब अगले में दिया हुआ है कार्बन एवं उसके यौगिक। तो कार्बन किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से यौगिक पाए जाते हैं, ये आपको जानना होगा। जितने भी कालिख वाले पदार्थ होते हैं उनमें कार्बन पाया जाता है। कार्बन और उसके यौगिक में भाई समरूपता आपको पढ़ना होगा। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, क्रिस्टली और अक्रिस्टली अपरूप आपको जानना होगा। तो इसका अध्ययन कार्बन और उसके यौगिकों में अध्ययन करेंगे। अब अगले यूनिट में असंक्रामक रोग, अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न रोग। तो रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रामक, दूसरा असंक्रामक। संक्रामक का अर्थ ये हो गया एक दूसरे के संक्रमण से होते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे के संक्रमण से होती है, जैसे किसी को टीबी हो जाए, दाद खाद खजली हो जाए, तो ये एक दूसरे के संपर्क से होने वाली बीमारियां हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं संक्रमण से नहीं होता है, जैसे किसी को एड्स हो जाए तो एड्स साथ साथ रहने से, भोजन करने से, बातचीत करने से एड्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न रोग मधुमेह है। मधुमेह क्या है? लाइलाज है। उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां, कारण, निदान एवं उपचार। असंक्रामक रोग और अनियमित जीवन शैली से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे एक नाम दिया हुआ मधुमेह। तो टॉपिक में हम चर्चा कराएंगे मधुमेह किसे कहते हैं, मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं,
उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप से होने वाले लाभ, हानियाँ, दिल की बीमारियाँ, कारण, निदान एवं उपचार इस यूनिट में आपको बताया गया है। इस यूनिट में आपको यह पढ़ना है कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, और इन नियमित जीवन शैली से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। अब अगले यूनिट में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, क्या हुआ, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जलीय पौधे एवं जानवरों का प्राकृतिक वास, मरुदुभिद पौधे एवं जानवरों का प्राकृतिक वास, पर्यावरण असंतुलन में मानव का हस्तक्षेप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण कार्यक्रम, ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव, ओजोन क्षरण, धरती का बढ़ता तापमान, इस यूनिट में आप ये पढ़ेंगे। तो सबसे बेहतर ये है कि वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाए। ये जीव जंतुओं को अगर नहीं बचाया गया तो मानव का जीवन वैसे भी खतरे में है। तो इन जीव जंतुओं को बचाने के लिए हर साल भारत सरकार हर महीने इनके रहन सहन, खान पान, स्वास्थ्य पर काफ़ी धन खर्च किया जा रहा है, जिससे इन जीव जंतुओं को बचाया जा सके। ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो प्रभाव होगा, ओजोन क्षरण हो जाएगा तो पृथ्वी पर होल हो जाएगा, और पृथ्वी पर होल होगा तो पराबैंगनी कीड़े आएंगी और मानव का जीवन तबाह होगा। मानव को त्वचा संबंधित बीमारियां, कैंसर, मोतियाबिंद आदि प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाएंगी। फिर अगला यूनिट में है ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि। ऊष्मा क्या है, प्रकाश एवं ध्वनि। ऊष्मा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आपको ऊष्मा पढ़ना होगा, इसकी विस्तारित अध्ययन हम वहाँ कराएंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं, प्रकाश के प्रकार आपको बताएंगे। फिर ध्वनि किसे कहते हैं, ऊष्मा का मापन कैसे किया जाता है, संचरण एवं संवहन कौन कौन सी विधियां हैं, इसकी भी जानकारी आपको विस्तारित रूप में जब चैप्टर पे आएंगे। प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं, संचरण, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, गोलीय अवतल, उत्तल लेंस और प्रतिबिंब का बनना, इस चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो लास्ट वाला यूनिट है ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि। ऊष्मा किसे कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि का संचरण, प्रकाश के स्रोत, गोलीय अवतल एवं उत्तल लेंस। जैसे कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि बिना स्पर्श किए हुए लेंस की कैसे पहचान करेंगे, तो हम आपको चैप्टर में बताएंगे कि लेंस और दर्पण में क्या अंतर होता है, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। फिर आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल का समीकरण आपको बताएंगे। प्रतिबिंब कैसे बनता है, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के कौन कौन से नियम कौन होते हैं, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। तो लास्ट वाले यूनिट में, पूरे यूनिट का नाम है ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि। ऊष्मा का कैसे मापन किया जाएगा, संवहन कैसे किया जाएगा, ये आपको पढ़ना है। फिर अगले में आपको पढ़ना है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। क्या होगा, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण। तो इस तरह से डीएलएड विज्ञान विषय को 9 इकाइयों में विभाजन किया गया है। प्रत्येक इकाई का हमने आपको एक आउटलाइन रेखा दे दिया, किस किस इकाई में क्या क्या पढ़ना है। तो अब अगले वीडियो में हम विषय वस्तु को लेकर के आएंगे और तब विस्तारित अध्ययन आपको कराएंगे कि दैनिक जीवन में विज्ञान क्या है, प्रौद्योगिकी क्या है, उसकी जानकारी आपको बृहद रूप में देंगे।